हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अडानी एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमने जो एनसीईआरटी का जो नया कोर्स स्टार्ट किया था 12th क्लास का, उसमें हमने कल की क्लास के अंदर लेसन नंबर 1 देखा था, जिसका नाम है जीवों में जनन। वो हमने स्टार्ट कर दिया था और उसी के साथ में हमने कुछ उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी, क्या कि जनन किसे कहते हैं, है ना, और जीवन काल क्या होता है, ठीक है, जनन कैसे होता है, जनन होने के समय में क्या क्या उत्परिवर्तन या परिवर्तन आते हैं, उत्परिवर्तन तो नहीं कह सकते, परिवर्तन क्या क्या आते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने कल पढ़ ली थी और आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है जनन के प्रकार। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनन के प्रकार। तो मैंने पहले से ही यहाँ पर बोर्ड पे लिख दिया है, मैं आपको थोड़ा सा समय दूंगी, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, है ना। ये शॉर्ट पॉइंट है, आप अपने हिसाब से इनको बड़ा चढ़ाकर लिख सकते हो और भी, ठीक है, अपन इनको समझेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जो आज सेकंड वाली क्लास है, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्या, जनन के प्रकार। जनन के प्रकार मुख्यतः 2 टाइप के होते हैं, कुछ कहेंगे कि 3 टाइप के होते हैं, कायिक जनन भी होता है, ठीक है। तो वो आगे देखेंगे किस प्रकार से उसको किसमें सम्मिलित किया गया है। तो मुख्यतः जो जनन होता है, जनन के प्रकार जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, 2 प्रकार होते हैं जनन के। पहला होता है अलैंगिक जनन, क्या होता है, अलैंगिक जनन, और दूसरा जो है वो क्या है, लैंगिक जनन, ठीक है। जो पहला प्रकार है हमारा वो क्या है, अलैंगिक जनन, और दूसरा जो प्रकार है वो है लैंगिक जनन। सभी बच्चे जो हैं थोड़ा बहुत इसके बारे में जानते होंगे और नहीं भी जानते हैं तो भी आज हम इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन अलैंगिक जनन की। अलैंगिक जनन जो है इसे हम अयुग्मक जनन भी कहते हैं। अलैंगिक जनन को अयुग्मक जनन भी कहते हैं। अ लग रहा है आगे, अ में भी, अलैंगिक में भी अ लग रहा है, अयुग्मक में भी अ लग रहा है, ठीक है। तो याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अलैंगिक जनन को अयुग्मक जनन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है भाई, क्योंकि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। युग्मक किसे कहते हैं, जब एक नर और एक मादा दोनों के शरीर के अंदर कुछ जनन कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। उन्हीं जनन कोशिकाओं के द्वारा जब आगे जाकर बच्चे का विकास होता है या बच्चे का निर्माण होता है, तो जो छोटी छोटी सी वो कोशिकाएं होती हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। नर के अंदर नर युग्मक बनता है और मादा के अंदर मादा युग्मक बनता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें मनुष्य की, तो मनुष्य के अंदर अगर नर है कोई, ठीक है, कोई आदमी है, पुरुष है, तो पुरुष के अंदर नर युग्मक जो होता है वो कौन होता है, शुक्राणु होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। और जो मादा युग्मक होता है वो कौन होता है, मादा के अंदर जो युग्मक बनने वाला होता है उसे अपन कहते हैं मादा युग्मक। जब ये नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, युग्मनज का। तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पर ये ध्यान रखनी है, अलैंगिक जनन, यानी कि जिसमें इसे हम और क्या कहते हैं, अयुग्मक जनन, नाम से पता चल रहा है अयुग्मक, तो जिसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता हो, ठीक है, जिसमें युग्मक का निर्माण ही नहीं बने होगा, नर होंगी मादा होंगी लेकिन उसमें किसी प्रकार का युग्मक नहीं बनेगा। अब युग्मक नहीं बनेगा तो फिर उससे जीवों का निर्माण कैसे होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे इनको डिटेल में, ठीक है। तो पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि ऐसे जनन के अंदर युग्मक का निर्माण क्या नहीं होता है, युग्मक का निर्माण होता ही नहीं है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे नर है और मादा है, ठीक है, नर के अंदर नर युग्मक बना, कौन बना, शुक्राणु, मान लीजिए शुक्राणु बना, और मादा के अंदर कौन बना, अंडाणु, ठीक है। आगे जाकर दोनों ये क्या हो जाते हैं, संलयित हो जाते हैं। अच्छा देखिए, शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिल जाते हैं, आपस में संलयित हो जाते हैं या आपस में संयोजित हो जाते हैं, इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। निषेचन की परिभाषा क्या होती है, जब नर युग्मक व मादा युग्मक का आपस में संलयन या संयोजन हो जाता है तो इस क्रिया को अपन क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। नर युग्मक मादा युग्मक आपस में मिल गए, इसी क्रिया को निषेचन कहेंगे। अब ये दोनों मिलेंगे, अगर कोई 2 चीज़ मिल रही है तो नई चीज़ तो बनना जायज़ है,
तो यहाँ पर जो नई चीज़ बनेगी वो कौन बनेगा? अब नर युग्मक में मिल गया, मादा युग्मक में मिल गया, यहाँ पर जो अब नई चीज़ बनने वाली है इस चीज़ को हम कहते हैं क्या? युग्मनज। क्या कहते हैं? युग्मनज। जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे, हम मनुष्य की बात कर रहे हैं यहाँ पर, किसी और जीव की बात नहीं कर रही हूँ, मनुष्य की बात कर रहे हैं, तो जब शुक्राणु और अंडाणु मिल जाता है इस क्रिया को हम निषेचन कहते हैं। और निषेचन की वजह से जो नई चीज़ बनती है, नया जो कोशिका बनती है, अच्छा ये एक ही कोशिका है, ये ध्यान रखिए, ये एक कोशिका थी, ये भी एक कोशिका थी। आपको पता है कि जो शुक्राणु होता है वो भी एन टाइप का होता है, अगुणित होता है, और जो अंडाणु होता है वो भी एन टाइप का होता है, अगुणित होता है। तो ये भी एक कोशिका थी। जब ये दोनों ही एक कोशिका जो थी वो दोनों ही जब आपस में मिल जाती है तो जो नई संरचना बनती है उसे अपन क्या कहते हैं? युग्मनज। सॉरी, पानी पी लेती हूँ मैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। तो यहाँ पर शुक्राणु भी एन टाइप का था, अंडाणु भी एक एन टाइप का था, तो अब जो युग्मनज बना है वो कौन सा टाइप का हो जाएगा? 2n टाइप का हो जाएगा, है ना, यानी कि द्विगुणित हो जाएगा। n का मतलब होता है अगुणित, जिसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? आधी हो। धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे पढ़ेंगे सब समझ में आ जाएगा। बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि अगुणित और द्विगुणित का मतलब क्या होता है। अगुणित यानी कि जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? आधी हो, ठीक है। और द्विगुणित का मतलब जिसमें गुणसूत्रों की संख्या डबल नहीं, बराबर हो, जितनी होनी चाहिए उतनी ही हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें कि हमारी एक प्रत्येक कोशिका के अंदर, जो हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका है, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है, या यूँ कहें कि 23 जोड़ी होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर शुक्राणु या अंडाणु है, जो नई कोशिकाएं बन रही हैं, ये अगुणित है, तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 46 का आधा कर लीजिए, ठीक है। और अगर जब इसमें जब 23 गुणसूत्र, 46 का आधा कितना हो गया? 23, तो इसमें अगुणित है, इसका मतलब इसमें संख्या कितनी होगी? 23, और इसमें भी कितनी हो जाएगी? 23। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो अब द्विगुणित बन रही है। द्विगुणित का मतलब ये नहीं होता कि दो गुणा नहीं होता, यहाँ पर अपने को डबल नहीं करना है। किसका? 46 का डबल नहीं करना है। हाँ, आप इसका डबल कर सकते हो, लेकिन इसमें भी आपको क्या करना है? इन दोनों को मिलाना है। जब 23 और 23 दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर गुणसूत्र कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 46 गुणसूत्र। जिस कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं उसे हम कहते हैं द्विगुणित कोशिका या 2n टाइप। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ पर युग्मनज बन जाएगा। फिर अब ये युग्मनज जो बना है वो 2n टाइप का है, द्विगुणित है। तो अब इसमें होता है क्या? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो फिर इसके अंदर जब समसूत्री विभाजन होता है तो इससे क्या बन जाता है? भ्रूण बन जाता है। माता के गर्भ में जो बच्चा होता है वो बन जाता है। फिर उस बच्चे का धीरे धीरे डेवलप होता है और वो बाद में 9 महीने के बाद में जन्म ले लेता है। ये सभी को पता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देती हूँ। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि युग्मक का निर्माण और संलयन जैसी कोई क्रिया ही नहीं होती है। किसमें नहीं हो रही? क्या पढ़ रहे हैं? वापस आइए, अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं या अयुग्मक जनन पढ़ रहे हैं हम लोग। जब युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो क्या युग्मक संलयन होगा? क्या नहीं होगा। जब युग्मक ही नहीं बन रहे तो वो मिलेंगे कहाँ से? बन ही नहीं रहे हैं तो मिलेंगे कहाँ से? नहीं मिलेंगे। तो इसके अंदर युग्मक का निर्माण भी नहीं होता है, युग्मक का संलयन भी नहीं होता है। संलयन शब्द का मतलब होता है मिलना या जुड़ना, यानी कि दो युग्मक है वो आपस में मिल जाएंगे, उसे हम संलयन कहेंगे या संयोजन कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर युग्मक का निर्माण और संलयन जैसी कोई क्रिया नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए, ये कैसा होता है? एक जनकीय होता है। एक जनकीय कैसे होता है? मैंने आपको कल वाली क्लास के अंदर बताया था कि जो जन्म देता है उसे अपन जनक कहते हैं और जो जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? संतति कहते हैं। जन्म लेने के अंदर माता पिता की भूमिका होती है, यानी जन्म जो देता है वो माता पिता होते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें तो उसके अंदर 2 जनक भाग लेते हैं, एक तो माता और पिता। दोनों ही माता पिता की सहयोग से ही एक नए बच्चे का जन्म होता है। लेकिन यहाँ पर इसमें थोड़ा सा अलग है, अलैंगिक जनन थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर 2 जनक नहीं होंगे, केवल और केवल एक जनक ही होगा।
ठीक है। एक जनक होगा यानी कि कोई भी एक जनक होगा, एक ही माता या पिता होगा और उसी से नया बच्चा बन जाएगा। अब वो कैसे बनेगा वो हम जब इसके प्रकार पढ़ेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी, क्योंकि इसके बहुत सारे प्रकार है और बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो उन सभी को हम ऐसे देखेंगे, ठीक है। जैसे चलिए मैं बता ही देती हूँ, जैसे मैंने कल अमीबा का उदाहरण बताया था, एक अमीबा है, ये एक ही है, लेकिन इसी से वापस अगर ये दो में बट जाए तो जनक तो एक ही था ना, उससे दो पुत्री कोशिकाएं हो गई, ये संतति कोशिकाएं हो गई, ये संतति जीव पैदा हो गए। तो जनक कैसा था, सिर्फ एक ही था, ठीक है। तो इसीलिए ये कैसा होता है, एक जनकीय होता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो हमारा जो हम ये पढ़ रहे हैं अलिंगी जनन, वो कैसा होता है, एक जनकीय होता है। आ रही है बात समझ में। अब देखिए, अगर ये एक जनकीय है यानी कि कोई एक जीव है, उसी से नया जीव बनाना है आपको, तो इसमें विभाजन कौन सा होना चाहिए, इसमें समसूत्री विभाजन होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन होना चाहिए। तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब अलैंगिक जनन होता है तो उसमें समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। अब समसूत्री विभाजन क्या होता है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको इसको डिटेल में समझना है तो जो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर जो सामान्य विज्ञान की कक्षाएं चली हुई है, जिसमें नॉर्मल सभी साइंस के वीडियो डाले गए हैं, उसके अंदर एक टॉपिक है विभाजन, कोशिका विभाजन। और कोशिका विभाजन के मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं, जिसके अंदर समसूत्री विभाजन के भी प्रकार, समसूत्री विभाजन भी पढ़ाया गया है और अर्धसूत्री विभाजन को भी डिटेल में पढ़ाया गया है। तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं, जो अपने यहाँ पर काम का है वो समझ लेते हैं। देखिए, दो प्रकार के विभाजन हो जाते हैं, है ना। वैसे तीन प्रकार के होते हैं मेनली, तो समसूत्री और अर्धसूत्री और असूत्री विभाजन भी होता है, बट अभी अपने को याद रखना है केवल समसूत्री और अर्धसूत्री। तो समसूत्री विभाजन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यदि कोई एक कोशिका है, देखिए विभाजन का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। विभाजन का मतलब कोई एक कोशिका है, कोशिका विभाजन पढ़ रहे हैं तो कोई एक कोशिका है वो दो भागों में बट जाए या अधिक भागों में बट जाए, इसे हम कहते हैं विभाजन, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन का मतलब क्या हो गया कि जैसे ये कोशिका है, इस कोशिका में कितने गुणसूत्र थे, मान लीजिए 46 गुणसूत्र थे, ठीक है। एक मनुष्य की कोई कोशिका है, इसमें 46 गुणसूत्र हैं, यानी 23 जोड़े गुणसूत्र के हैं। ये जब विभाजन करता है तो यहाँ पर दो कोशिकाएं बन जाती है और दो कोशिकाएं बन जाती है। जब विभाजन करेगा तो दो या दो से ज़्यादा कोशिकाएं बनेंगी ना। विभाजन का मतलब ही क्या हो गया कि भाई उससे एक से ज़्यादा कोशिकाएं बन जाती है। तो इसमें क्या हुआ कि जब एक कोशिका थी, ये द्विगुणित कोशिका है ना, 46 गुणसूत्र है, अभी भी बताया मैंने। तो अब ये दो भागों में बट गई और अब जो कोशिकाएं बनी हैं उनके अंदर भी गुणसूत्र क्या होंगे, 46 होंगे। कितने होंगे, 46 होंगे। एक कोशिका से कितनी बनी, दो कोशिकाएं बनी, लेकिन गुणसूत्रों की संख्या क्या रही, समान रही। समान से आया है सम, सम का मतलब क्या होता है, समान, और सूत्री, सूत्री का मतलब गुणसूत्र, यानी समान गुणसूत्रों वाला विभाजन, ठीक है। देखो शब्द क्या आ रहा है यहाँ पर, पढ़ लेते हैं इसको। समसूत्री, ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अपने को। सम का मतलब होता है समान और सूत्री का मतलब होता है गुणसूत्र, यानी कि ऐसा विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो, समान हो, उसे हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या क्या है, समान है। पहली वाली कोशिका जो थी, है ना, ये कौन सी कोशिका है बताइए, ये जनक कोशिका होगी ना, ये भी तो जनक कोशिका होगी, इसी से तो नए जीव बनेंगे या नई कोशिकाएं बनेंगी। और ये दोनों कौन सी हो गई, पुत्री कोशिकाएं या संतति कोशिकाएं, पुत्री कोशिकाएं। यानी कि जब पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपने जनक कोशिका के समान हो, उस विभाजन को हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन होते हैं, कहते हैं। अब एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है कि समसूत्री विभाजन में हमेशा जब एक बार विभाजन होता है, केवल एक बार ही विभाजन होता है, हाँ उसके बाद में भी विभाजन तो होगा, लेकिन एक कोशिका में एक बार ही विभाजन होता है। तो जब एक कोशिका में विभाजन होता है तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि उसमें कोशिकाओं का विभाजन जब होता है तो नई कोशिकाएं बनती हैं, तो वो कितनी बनती हैं, केवल दो कोशिकाएं बनती हैं। समसूत्री विभाजन की दो विशेषताएं ध्यान रखनी है, एक तो ये कि समान गुणसूत्र वाली कोशिकाएं बनेगी, ठीक है, माता पिता के या माता के समान गुणसूत्र, मातृ कोशिका के समान गुणसूत्र वाली पुत्री कोशिकाएं बनेगी, और दूसरी ये कि कोशिका जो होगी उस कोशिका में जब विभाजन होगा तो केवल दो कोशिकाएं बनेगी, प्रथम एक ही बार विभाजन होगा।
तो केवल 2 कोशिकाएं बनेगी। आ रही है बात समझ में? अब देखिए दूसरा हम पढ़ते हैं अर्धसूत्री विभाजन के बारे में, ठीक है। थोड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को यहाँ पे, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना है, कन्फ्यूज नहीं होना है यहाँ पर, मैं बता रही हूँ आपको। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अर्धसूत्री। अर्ध का मतलब समझ गए होगी अब आप। अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। अर्ध का मतलब आधा, और सूत्री का मतलब वापस क्या हो जाएगा? गुणसूत्र। देखो गुणसूत्र, सूत्र आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसलिए सूत्री कर दिया इसको, ठीक है। इजी सा है, सिंपल सा है, लोड नहीं लेना इतना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये मान लीजिए एक कोशिका है जिसमें कितने गुणसूत्र होंगे? पहले 46 गुणसूत्र हैं, ठीक है। अब इसमें हमें विभाजन करना है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार विभाजन होता है। एक कोशिका का 2 बार विभाजन होता है, जबकि समसूत्री विभाजन में एक कोशिका में केवल एक ही बार विभाजन हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब पहली बार विभाजन होगा तो जो कोशिकाएं बनेगी इसको हम कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। जब अर्धसूत्री विभाजन होता है तब ये बिल्कुल कैसा होता है? बिल्कुल कैसा ही नहीं होता है, ये ऐसा अर्धसूत्री विभाजन की तरह ही होता है। अब अर्धसूत्री है, अर्ध का मतलब आधा, गुणसूत्र, सूत्री यानी गुणसूत्र, यानी कि अब इसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी बताइए? आधी आधी है, तो 46 का आधा कितना हो गया? 23। इसमें कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। आ रहा है समझ में? 46 के आधा आधा कितना हो गया? 23 हो गया। अब वापस देखिए, अगर यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ है, इसका मतलब ये है कि अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय भी होगा। तो यहाँ पर अब इनमें क्या कर दो आप? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय। देखो आपको बस ये ध्यान रखना है, कोई भी कोशिका विभाजन हो रहा है तो उसमें 2 कोशिकाएं बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पर से फिर से कोशिकाएं बन गई, ये लो। अब कितनी कोशिकाएं बन गई बताओ? 4 कोशिकाएं बन गई। और ये जो विभाजन हुआ इसे अपन क्या कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय या सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पर विभाजन में देखिए, अब आपको क्या लगता है कि अब हमें अगर वैसे ही विभाजन करना हो जैसे कि अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में हुआ है, तो 23 के और आधा कितना करेंगे? फिर तो वो आधे में चला जाएगा, है ना? आधे में चला जाएगा ये। तो आधा तो ऐसा नहीं कर सकते, 11.5 12.5 ऐसे तो नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर हमें यहाँ पर क्या करना है कि अर्धसूत्री विभाजन जो सेकंड होता है वो बिल्कुल सेम टू सेम किसके जैसा करना है? समसूत्री विभाजन के तरह। अब समसूत्री का मतलब समान था, तो यहाँ पर जो गुणसूत्रों की संख्या होगी वो कैसी हो जाएगी? देखिए इन कोशिकाओं के लिए इनकी जनक कौन है? ये कोशिकाएं हैं, तो इनके समान यहाँ पर गुणसूत्र ले आओ। यहाँ पर 23 है तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे? 23। यहाँ पर भी 23, यहाँ पर भी 23 और यहाँ पर भी 23। आ रही है बात समझ में? तो गुणसूत्रों की संख्या यहाँ पर कैसी हो गई? 23 हो गई। क्लियर है? अब आप ये देखिए कि यहाँ पर पहले सबसे पहले एक कोशिका थी, लास्ट में जाकर इसी कोशिका से कितनी बन गई? 4 कोशिकाएं। यहाँ तक खत्म, बस यहीं तक बनेगा, आगे नहीं होगा ये विभाजन, ठीक है। और दूसरी कोशिकाओं में होगा लेकिन इसमें नहीं होगा। अब इस कोशिका में विभाजन नहीं होगा, ठीक है। हाँ, बाद में इन कोशिकाएं ये जब अलग अलग हो जाएगी तब इनमें वापस से शुरू हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन अब इनमें नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इनमें भी, वैसे इनमें भी नहीं हो सकता अर्धसूत्री विभाजन, तो क्योंकि ये 23 गुणसूत्र बन गए तो इनमें भी नहीं होगा। अब लेकिन ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, ये 46 गुणसूत्र थे। 46 में सबसे पहले जो कोशिका थी 46 गुणसूत्रों वाली, उसमें अर्धसूत्री विभाजन प्रथम हुआ। अर्धसूत्री विभाजन जब प्रथम हुआ तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी आधी हो गई, क्योंकि अर्धसूत्री जो विभाजन प्रथम होता है वो अर्धसूत्री की तरह ही होता है, यानी कि आधे गुणसूत्र ही रहेंगे। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 23 हो गई। फिर हमें करना है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, क्योंकि ये 2 टाइप का होता है, एक तो अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक सेकंड, ठीक है। तो अब हमें जब द्वितीय करना है तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? इसी के समान हो जाएगी, क्योंकि ये जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है वो सेम टू सेम किसकी तरह होता है? समसूत्री विभाजन की तरह होता है। और समसूत्री शब्द का मतलब मैं समझा चुकी हूँ। सम का मतलब समान, सूत्री यानी गुणसूत्र। जब गुणसूत्रों की संख्या समान रह जाए विभाजन के करने के बाद भी, तो उस विभाजन को हम कहते हैं समसूत्री विभाजन। तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 हो जाएगी। आ रहा है बात समझ में? अब मनुष्य की बात करें कि ये विभाजन जो होते हैं, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन, ये दोनों ही विभाजन मनुष्य में कहाँ होते हैं? तो देखिए, जो समसूत्री विभाजन है वो कहाँ होना चाहिए? आपको क्या लगता है कहाँ होना चाहिए? हमारी कायिक कोशिकाओं में होना चाहिए। कायिक कोशिकाएं, ये भी बहुत सारे बच्चे कहते हैं कायिक कोशिकाएं क्या होती है? कायिक का मतलब होता है काय की, और काय मतलब होता है शरीर। अपन कहते हैं ना अपना काय, महाकाय,
ऐसे कहते हैं ना। तो काय का मतलब होता है शरीर, यानी कि शरीर की कोशिकाओं में, जैसे हाथ, पैर, माउथ, ये मतलब पूरे शरीर की कोशिकाओं में अगर विभाजन हो रहा है तो वो समसूत्री विभाजन होना चाहिए। अब समसूत्री विभाजन नहीं हुआ, जैसे मान लीजिए मेरे हाथ के यहाँ पर कट लग गया, अब यहाँ की कोशिकाओं ने मान लो समसूत्री विभाजन करके फिर से कोशिका का निर्माण नहीं किया, और अगर अर्धसूत्री विभाजन कर दिया तो यहाँ की कोशिकाएं और आसपास की कोशिकाओं में तो फिर फर्क पड़ जाएगा, है ना, और गुणसूत्रों की संख्या भी अलग अलग हो जाएगी। तो हमें यहाँ पर कौन सा करना है, समसूत्री विभाजन करना है। और अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है, समसूत्री विभाजन तो कई कोशिकाओं में, तो अर्धसूत्री कहाँ होना चाहिए, लैंगिक कोशिकाओं में होना चाहिए। यानी कि नर के अंदर बोले तो शुक्राणुओं का जब निर्माण होता है तो वो उस शुक्राणुओं का निर्माण किस विभाजन से होता है, अर्धसूत्री विभाजन से। मादा के अंदर जो अंडाणु का निर्माण होता है वो किस विभाजन से होता है, वो भी अर्धसूत्री विभाजन से। आप खुद सोचिए कि अगर नर के अंदर शुक्राणु में 23 गुणसूत्र नहीं हुए, क्योंकि 23 कब होंगे, जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, और अंडाणु में भी 23 गुणसूत्र नहीं हुए और इन दोनों में 46 हो गए, और 46 दोनों आपस में मिल गए, तो फिर तो पता नहीं कहाँ जाएगी संख्या, इतने गुणसूत्र तो अपनी कोशिकाओं में होते ही नहीं है। तो इसी वजह से जब उन दोनों को मिलना ही है तो उन कोशिकाओं में आपको क्या करना पड़ेगा, आधे आधे गुणसूत्र रखने पड़ेंगे। जब शुक्राणु में भी 23 होंगे, अंडाणु में भी 23 होंगे, जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तभी तो जाकर 46 गुणसूत्र होंगे ना, ठीक है। तो दोनों में आपको क्या करना है, 23 गुणसूत्र रखने हैं। इसीलिए लैंगिक कोशिकाओं के अंदर 23 गुणसूत्र, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होता है। और जो कायिक कोशिकाएं होती है, पूरे शरीर की काय की जो कोशिकाएं होती है उनके अंदर कितने होने चाहिए, ये कौन सा विभाजन होना चाहिए, समसूत्री विभाजन होना चाहिए, ठीक है। इसको रफ कर देते हैं, और कुछ समझाना होगा तो जगह नहीं बचेगी फिर। अभी इन विभाजन में मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ, अपन तो क्या पढ़ रहे हैं, लैंगिक जनन पढ़ रहे हैं, तो मैं विभाजन को क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर बार बार शब्द आएगा, तो इसमें समसूत्री होता है, इसमें अर्धसूत्री होता है, फिर आप कहोगे ये क्या होता है, इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, तो थोड़ा समझने की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यास लगने लग गई आजकल। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, समसूत्री क्या होता है, अर्धसूत्री क्या होता है, ये समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो, अब आप बताइए कि अलैंगिक जनन है, एक ही जीव से नया जीव पैदा करना है, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मुझे से एक नया जीव निकाल के यहाँ पे खड़ा कर दो, तो वो कैसा होना चाहिए, जितनी गुणसूत्र मुझ में है उतने ही उसमें भी तो होने चाहिए। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन होना चाहिए, समसूत्री होना चाहिए, ये अर्धसूत्री, यहाँ पीछे देख के नहीं बताना है, समसूत्री होना चाहिए, क्योंकि मेरे जितने गुणसूत्र हैं वैसे ही उसके भी गुणसूत्र होने चाहिए। तो याद रखना कि अलैंगिक जनन में हमेशा अलैंगिक शब्द आ रहा है भैया, अलैंगिक यानी कि ना तो नर युग्मक मिलेगा ना मादा युग्मक मिलेगा। अगर नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलते, उसमें भी 23 होते, इसमें भी 23 होते, दोनों 46 हो जाते, तो बात अलग थी। जब एक ही जीव से आपको नया जीव बनाना है तब तो समसूत्री विभाजन ही करना पड़ेगा, इसीलिए ताकि कोई नया जीव है, जैसे कि ये कोई जीव है, ठीक है, इसी से नए जीव बन रहे हैं यहाँ पर, तो खुद ही ये एक कोशिका है। अब इसमें 46 गुणसूत्र है, तो आप समसूत्री करोगे तभी तो इनमें 46 आएंगे, वरना फिर इसमें तो आधे आधे रह जाएंगे। तो ऐसे कोई जीव होता है जिसमें आधे आधे गुणसूत्र हो, गुणसूत्र तो पूरे ही चाहिए ना। अच्छा, ये तो मनुष्य की बात थी, इसलिए बाकी दूसरे जीवों में भी जितने भी गुणसूत्र होने चाहिए उतने ही रहेंगे, ठीक है। तो मनुष्य में तो अलैंगिक जनन होता नहीं है वैसे। तो यहाँ पर क्या क्या होता है, केवल समसूत्री विभाजन होता है, केवल और केवल समसूत्री। अब शब्द आ गया केवल, इसका मतलब क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑब्लिक करके लिख लिया है कि केवल समसूत्री विभाजन होगा, या फिर इसको अपन यूं भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन का अभाव होता है, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, ठीक है। केवल समसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, क्योंकि अर्धसूत्री हो गया तो फिर तो गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्लोन। एक शब्द आया है क्लोन। क्लोन शब्द जो है या क्लोन की जो परिभाषा है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 12th के एग्जाम के अंदर ये 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्लोन किसे कहते हैं, तो इसको ध्यान से समझना है और ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। जब 8th क्लास की RBSC का कोर्स था उसके अंदर भी कुछ 6th लेसन था, और उसके अंदर भी कुछ ऐसे ही पेड़ पौधों वाला लेसन था, जनन के बारे में ही कुछ लेसन था, ठीक है। तो जनन के लेसन के अंदर उनके अंदर भी क्लोन शब्द की परिभाषा लिखी हुई थी, और उनके भी एग्जाम के अंदर बहुत बार हमने देखा कि उनको भी पूछा गया है।
8th बोर्ड एग्जाम है उसमें भी पूछा जाता है और ये 12th के बोर्ड एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है कि क्लोन किसे कहते हैं। तो याद रखना है शब्द को। क्लोन का मतलब क्या होता है? क्लोन का मतलब ये होता है कि जब अलैंगिक जनन होता है तो अलैंगिक जनन के अंदर जब जनक से, यानी जनक क्या करेगा, संतति कोशिकाओं को जन्म देगा। तो जो संतति कोशिकाएं हैं, आपको अभी भी मैंने बताया कि संतति कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ है वो कौन से विभाजन के द्वारा हुआ है? समसूत्री, यानी बिल्कुल सेम टू सेम कॉपी बनना है यहाँ पर। तो जो कोई जनक है उससे अगर संतति कोशिकाओं का निर्माण हुआ है तो वो संतति कोशिकाएं जो होगी वो बिल्कुल हूबहू किसके जैसी होगी? अपने माता पिता जैसी। बिल्कुल किसकी जैसी होगी? अपने माता पिता जैसी। सूरत रंग वंग में वो बात अलग है, लेकिन वो आनुवांशिक रूप से भी, आनुवांशिक गुणों में भी वो किसकी जैसी होगी? माता पिता के जैसी होगी। और ऐसे जीवों को अपन कहते हैं क्लोन, यानी जो संतति कोशिकाएं बनी हैं उनको हम कहेंगे क्लोन। ठीक है, तो क्लोन का मतलब आपको नॉर्मली फोटोकॉपी याद रखना है, फोटोकॉपी होता नहीं है बट समझने के लिए। तो क्लोन का मतलब देखो, जो उत्पन्न संतति है वो कार्यात्मक और आनुवांशिक रूप से जनक के समान होती हैं। क्रिया करने में भी, कार्यात्मक रूप में भी, आकार आकृति में भी, सभी में तो जनक के समान होगी। ठीक है, यानी कोई जीव है, उसे नया जीव बना तो वो नया जीव जो होगा वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह होगा, लेकिन ये आनुवांशिक रूप से भी बिल्कुल सेम टू सेम, यानी डीएनए आरएनए जो भी होगा ना वो बिल्कुल अपने मम्मी पापा की तरह मैच खाएगा या उन्हीं के जैसा होगा। तो ऐसी संतति को अपन क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। क्या कहेंगे? जो क्लोन। अच्छा, क्लोन जनक को नहीं कहते हैं, क्लोन किसे कहेंगे? जो उत्पन्न संतति हुई है उसे अपन कहते हैं क्लोन। आ रही है बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, जो अलैंगिक जनन पढ़ रहे हैं उसी का। जनन की यह एक तीव्र विधि है। जनन की यह क्या है? एक तीव्र विधि है। तीव्र का मतलब क्या है? ये बहुत ही जल्दी होने वाली विधि है। मनुष्य के अंदर अगर आप देखो जनन की विधि को, तो एक माता जो होती है जब बच्चे को जन्म देती है तो प्रथम दिन जब निषेचन होता है उसके 9वें महीने के जब पूर्ण हो जाता है, 9 महीने पूर्ण हो जाते हैं, उसके बाद वो बच्चे को जन्म देती है। यानी कि बच्चे के जन्म में कितना समय लगता है? 9 महीने का समय लगता है, क्योंकि 9 महीने के अंदर बच्चा जो होता है वो डेवलप होता है। ये सब आगे पढ़ेंगे अब। तो उसमें 9 महीने का समय लगता है। और भी बहुत सारे जीव होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा, जिनमें लैंगिक जनन की मेनली मैं बात कर रही हूँ, लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन होता है, जैसे हाथी है, घोड़ा है, गाय है, इनमें सभी में लैंगिक जनन होता है। तो उनके अंदर समय बहुत ज़्यादा लग जाता है बच्चे को जन्म देने में। ठीक है, लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें इतना ज़्यादा समय नहीं लगता है। बहुत ही कम समय के अंदर नई संतति उत्पन्न हो जाती है, नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ही कम समय के अंदर क्या हो जाता है? नए जीव उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे हम बात करें जीवाणुओं की, है ना, या कोई ऐसे सूक्ष्म जीवों की जिनके अंदर अलैंगिक जनन होता है, तो वो कितने कम समय में अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, कितने कम समय में वो अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनको इतना समय नहीं लगेगा। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल ऐसा लगता तो फिर तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बीमारी इतनी नहीं होती। तो उनमें अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन होता है। तो बहुत छोटे छोटे जीव होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है इसका नेक्स्ट पॉइंट, कि यह जनन की एक क्या है? तीव्र विधि है, बहुत जल्दी होने वाली विधि है। नेक्स्ट देखिए कि बनने वाली संतति अधिक संख्या में उत्पन्न होती है। जो नया जीव बनेगा वो बहुत ज़्यादा बनेगा, बहुत सारी संख्याओं में बन जाएगा। ठीक है, अधिक संख्या में बनेगा। अगर कोई माता पिता हैं, पेरेंट्स, मनुष्य की बात करूं तो एक समय में, ज़्यादातर की बात कर रही हूँ, ऐसा नहीं, हाँ वो जुड़वा अलग हो या और भी 2-4 साथ में हो वो बात अलग है, लेकिन सभी में तो ऐसा नहीं होता है ना। तो कुछ जीवों के अंदर क्या होता है कि भाई कुछ में क्या, बहुत ज़्यादा, अगर हम 98% बात करें तो जो मनुष्य होते हैं उनमें एक समय में एक ही बच्चा पैदा होता है, लेकिन अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतति होती है वो 1 से या 2 से ज़्यादा ही होती है, यानी कि उनकी संख्या क्या होती है? ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए, ये निम्न श्रेणी के जीवों में पाया जाता है, यानी छोटे छोटे जीवों के अंदर ये पाया जाता है। क्या कभी देखा कि एक हाथी है उसी से नया हाथी, मतलब अलैंगिक जनन से ही नया हाथी बन गया? क्या घोड़े के अंदर हुआ, गाय के अंदर हुआ, क्या पेरेंट्स मनुष्य के अंदर हुआ है? क्या ऐसा नहीं हुआ है? यानी कि उच्च श्रेणी के जीवों में ये नहीं होता है, ये निम्न श्रेणी के। निम्न श्रेणी का मतलब क्या है? सूक्ष्म जीव हो गए, छोटे मोटे जो जीव हो गए, बिल्कुल सरल जो जीव हो गए, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये जो सारे जीव हो गए, युगलिना, ये बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, छोटे छोटे से पेड़ पौधे होते हैं, उनके अंदर ये जनन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
उच्च श्रेणी के पादपों में इसे कायिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पर कायिक जनन आ गया है, मैंने पहले भी बोला था। उच्च श्रेणी के पादपों में कुछ जीव ऐसे होते हैं, जीव तो नहीं कहूँगी मैं, पादप कहना चाहूँगी, जीव ही हो गए, वो भी जीव ही हो गए, लेकिन स्पेशली उनमें पादप, मनुष्य नहीं या कोई और जंतु नहीं, पादप की बात करते हैं। कुछ पादप ऐसे होते हैं, जैसे कि हम देख लेते हैं गुलाब देख लेते हैं, गुलाब का पौधा देख लेते हैं, आलू देख लिया अपन ने, है ना, पत्थर चट्टा देख लिया, ये कुछ उदाहरण बता रही हूँ कायिक जनन के। इनमें बीज का निर्माण नहीं होता है। अच्छा, कुछ में होता हो तो भी कुछ जो पेड़ पौधे ऐसे होते हैं उनको डायरेक्ट उनके किसी भाग से, बीज के अलावा किसी भी भाग से नया पौधा बनाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि अपना उदाहरण लेके आलू की, आलू को कैसे बोते हैं हम, आलू की आँख काट लेते हैं, जो वाइट वाइट संरचना होती है उसे आँख कहते हैं, उसको हम काट देते हैं, उसके थोड़े से भाग को काट देते हैं और मिट्टी में रोप देते हैं। क्या उसमें बीज बना? क्या नहीं बना। तो उस आलू का कोई मतलब, यानी कि बीज के अलावा कोई और भाग लिया अपन ने और उसको बो के उसका नया जो पौधा था वो बना दिया। ठीक है, इसके अलावा अपन और एग्जाम्पल देखें पत्थर चट्टे की, तो पत्थर चट्टे का जो पत्ता होता है वो अगर नीचे गिर जाए तो वो पत्ती से ही नया पौधा बन जाता है। क्या उसमें बीज बना? क्या नहीं बना। यानी कि कायिक जनन किसे कहते हैं कि जब किसी पादप में या जब बीज के अलावा पादप के किसी भी अन्य भाग से, अन्य भाग कौन सा हो गया, जड़, तना, पत्ती वगैरह, कोई भी बीज को छोड़ के कोई भी भाग हो गया, उससे अगर नया पौधा बन जाता है या नया जीव बन जाता है तो उसे अपन कहते हैं कायिक जनन। तो देखिए, अब ये गुलाब हो गया, पत्थर चट्टा हो गया, आलू हो गया, तो ये तो उच्च श्रेणी के ही पादप है ना। बड़े बड़े, थोड़े तो बड़े ही पादप हैं, बहुत छोटे छोटे पादप भी होते हैं, अपने देखे हैं, ब्रायोफाइटा वगैरह नहीं, ये पढ़ा है होगा आपने। तो ये उच्च श्रेणी के पादप है। जब अगर इनके अंदर अलैंगिक जनन हो रहा है, पहली चीज़ तो ये ध्यान रखनी है कि कायिक जनन जो होता है वो किसका भाग है? अलैंगिक जनन का भाग है। क्योंकि क्या इसमें नर युग्मक मादा युग्मक बने थे क्या? नहीं, क्योंकि अगर नर युग्मक और मादा युग्मक मिलते तो बीज बन जाता, और बीज बन जाता तो बीज से ही नया पौधा बन जाता, और बीज से अगर नया पौधा बनता तो उसे लैंगिक जनन कह देते। तो अलैंगिक जनन के अंदर क्या होता है? बीज नहीं बनता है, और उसमें अगर बीज नहीं बनेगा तो क्या पौधा नहीं उगेगा? पौधा तो उगेगा, लेकिन वो बीज के अलावा किसी अन्य भाग से उगेगा। आ रही है बात समझ में? तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि उच्च श्रेणी के पादपों में इसे हम क्या कहते हैं? कायिक जनन कहते हैं। ठीक है, तो कायिक जनन का मतलब क्या होता है कि जब किसी पौधे में बीज के अलावा पौधे के किसी भी अन्य भाग से नया पौधा बन जाता है, ठीक है, उसे अपन क्या कहते हैं? कायिक जनन। कायिक जनन किसका पार्ट है? अलैंगिक जनन का। अब देखते हैं हम इसके प्रकार, कायिक जनन के कितने प्रकार होते हैं। मैंने आपके अभी नाम लिखे हैं सामने, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी पढ़ेंगे कि विखंडन क्या होता है वगैरह। तो प्रकार के अंदर आप देखिए इसके कौन कौन से प्रकार हैं। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन। ये दोनों आपने सामान्यतः पढ़े होते हैं, 8th तक की क्लासों में ये पढ़े होते हैं, 10th तक तो पढ़े ही होते हैं मुकुलन। फिर आता है बीजाणु द्वारा, और फिर चौथा आता है पुनरुद्भवन। तो आपको प्रकार पढ़ने हैं ये 4। ठीक है, जो लेसन है आपका चल रहा है अभी उसमें जनन पढ़ रहे हैं। जनन में भी अपन ने पहला जो जनन पढ़ा वो कौन सा? अलैंगिक जनन या अयुग्मक जनन। और उसके भी हम अब प्रकार पढ़ने जा रहे हैं, और उसके जो प्रकार में अपन ने क्या क्या देखा है, सिर्फ नाम देखे हैं अभी, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु द्वारा और पुनरुद्भवन। अब मैं थोड़ा सा साइड में जा रही हूँ, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूरी तरह से तो पूरी लाइनों के अंदर नोट्स नहीं है, लेकिन ये काफ़ी है, बहुत काफ़ी है आपके लिए। हाँ, ये जो शब्द लिखे हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और आप इनको उतार लीजिए, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर उसको आप कॉपी में लिख लीजिए। इसको आप डिटेल में भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब हम आगे इसके प्रकार पढ़ लेते हैं। तो जो पहला जो प्रकार है इसका वो हमारा क्या है? विखंडन। ठीक है, जो पहला प्रकार है वो क्या है? विखंडन। तो पहले हम विखंडन की बात करते हैं। विखंडन, बायोलॉजी के बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको रटने की ज़रूरत नहीं होती है, उन शब्दों में ही उनका अर्थ छिपा होता है।
विखंडन, खंडन, खंडन का मतलब होता है खंड, खंड का मतलब होता है टूटा हुआ भाग, यानी विखंडन का मतलब यानी टूटना, खंडन यानी टूटना। हम कहते हैं ना इसका खंडन हो गया यानी टूट गया, ठीक है। यानी कि विखंडन में क्या होगा कि कोई भी जीव टूट कर 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़ जाएगा, और जो टूटे हुए खंड हैं, जैसे मान लीजिए कि ये कोई खंड है, ठीक है, ये टूटा और ये भागों में, नए भागों में बढ़ गया, तो ये तो क्या था, जनक, और ये क्या थी, इसकी संतति। अब जो टूटे हुए खंड है, ये टूटा और 2 भागों में बट गया, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, ये टूट के 2 मार्कर बना लिए इसने, तो जो 2 नए मार्कर बनेंगे वो भी पुराने वाले मार्कर की तरह ही कार्य करने लग जाएंगे। ऐसा खैर इनमें नहीं होता है, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं यहाँ पर। तो जैसे ये कोई जीव था, वो टूटा और 2 मान लो कि संतति बना ली इसने, तो ये जो नई संतति है, यानी कि ये जो 2 नए टूटे हुए भाग हैं, अब ये बिल्कुल वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा कि इनके जनक किया करते थे, ठीक है। तो आपने विखंडन की परिभाषा समझ ली होगी। अच्छा, इसके जो नोट्स हैं वो हमने उपलब्ध करवा दिए हैं, सर ने उपलब्ध करवा दिए हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप वहाँ जाइए और इनके नोट्स उतार सकते हैं। मैं यहाँ पे समझा दूँगी, आप वहाँ से नोट्स उतार दीजिएगा, ठीक है। तो विखंडन का मतलब क्या हो गया कि कोई भी जीव जो है वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है। उस जनन को या उस जनन को हम क्या कहेंगे, द्विविखंडन या विखंडन कहेंगे, ठीक है, विखंडन कहेंगे। ये जो विखंडन होता है फिर से 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है जो बार बार मेरे नाम आ रहा है मुंह पर, द्विविखंडन, और एक होता है बहुखंडन या बहुविखंडन भी लिख सकते हो आप, बहुखंडन या बहुविखंडन। विखंडन 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन या द्विखंडन भी बोल सकते हैं इसको, और बहुखंडन या बहुविखंडन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, द्विविखंडन की। द्विविखंडन की, तो जो द्विविखंडन है, अभी मैंने वैसा उसी का उदाहरण दिया। द्विविखंडन का एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं अमीबा, अमीबा। इसके अलावा भी होता है पैरामीशियम, युग्लिना, बहुत सारे एग्जाम्पल है। मैं अभी अमीबा का उदाहरण ले रही हूँ। ये अमीबा है, ये अमीबा है, ये इसके अंदर कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये इसका केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली है। अब ये क्या करेगा, धीरे धीरे ये क्या करेगा, 2 भागों में विभाजित होगा। 2 भागों में विभाजित होने के लिए बिल्कुल ये सेम टू सेम कोशिका का तरह ही कोशिका ही होती है, एक कोशिका ही होती है। तो जिस तरह से कोशिका में विभाजन होता है वैसे ही इसमें विभाजन होगा। तो सबसे पहले कोशिका जब विभाजन करती है तो क्या होता है, उसका केंद्रक जो होता है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। तो पहले क्या होगा, जो इसका केंद्रक है वो क्या होगा, 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अब जब ये 2 भागों में विभाजित हो जाएगा तब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसका जो केंद्रक है, उस केंद्रक के चारों ओर क्या इकट्ठा होने लग जाएगा, कोशिका द्रव्य इकट्ठा होने लग जाएगा। अब इसके बाद में क्या होगा, जो कोशिका है इनकी वो क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे विभाजित होने लग जाएगी। ये इस तरह से केंद्रक है, तो अब इनकी कोशिकाएं क्या हो जाएगी, ऐसे विभाजित होने लग जाएगी, विभाजित होने लग जाएगी। ये आधा केंद्रक द्रव्य इसमें कोशिका द्रव्य इधर आ जाएगा, आधा कोशिका द्रव्य इधर आ जाएगा। और अगले स्टेप के अंदर आपको पता है क्या होगा, दोनों अमीबा या एक अमीबा जो है वो 2 पुत्री कोशिकाओं में बढ़ जाएगा, और उसका केंद्रक द्रव्य या कोशिका द्रव्य भी जो होगा वो भी आधे भागों में बढ़ जाएगा। 2 कोशिकाएं जब बनेंगी तो आधा केंद्रक, एक केंद्रक इधर, एक केंद्रक इधर, आधा कोशिका द्रव्य इधर और आधा कोशिका द्रव्य इधर, और कोशिका झिल्ली भी अलग अलग हो जाएगी। आ रहा है समझ में किस प्रकार से विभाजन हुआ इसके अंदर। तो अब आपने यहाँ पर क्या देखा, अमीबा कितना था, केवल 1, लेकिन पुत्री कोशिकाएं कितनी बनी, 2 बन गई। तो शब्द से पता चल रहा है द्विविखंडन, विखंडन का मतलब टूटना, और कितने भागों में टूटना, द्वि का मतलब क्या होता है, संस्कृत में द्वि का मतलब क्या होता है, 2, है ना, द्वि यानी 2, सभी को पता है। तो यहाँ पर कोई भी जीव जो होगा वो टूट कर 2 खंडों में बढ़ जाएगा, या 2 खंडों में विभाजित हो जाएगा, या 2 खंड बना लेगा, या 2 नए जीव बना लेगा, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, द्विविखंडन कहेंगे। और एग्जाम्पल आपको क्या लर्न करना है इसका, अमीबा,
सबसे पहले क्या होगा, जो कोशिका झिल्ली होगी उस कोशिका झिल्ली के अंदर क्या भरा रहेगा, कोशिका द्रव्य होगा, केंद्रक रहेगा। सबसे पहले केंद्रक का विभाजन होगा, 2 केंद्रक बन जाएंगे। फिर क्या होगा, कोशिका द्रव्य का भी विभाजन होगा, कोशिका द्रव्य आधा इधर आ जाएगा, आधा ऊपर की ओर चला जाएगा। फिर क्या होगा, कोशिका झिल्ली जो होगी वो भी विभाजित होना शुरू हो जाएगी, अंदर की ओर धंसना शुरू हो जाएगी। और उसके बाद में जब कोशिका झिल्ली पूरी तरह से मिल जाएगी एक दूसरे से, यानी कि ये इस तरह से मिल जाती है, यहाँ पर ये कोशिका झिल्ली ये हो गई, एक ये हो गई, यानी कि ये आपस में अलग अलग होकर मिल गई, तो उससे क्या होगा, 2 नए जीव बन जाएंगे। आगे बात समझ में, इस क्रियाविधि को हम कहते हैं द्विविखंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बहुविखंडन या बहुखंडन। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुविखंडन। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। ये पूछा जाता है, इसीलिए मैं बार बार लिखवा रही हूँ, आपसे पूछा जाएगा प्लाज्मोडियम में कौन सा जनन होता है। पहली चीज़ तो याद रखनी है अलिंगिक जनन। अलैंगिक जनन में भी कौन सा जनन, विखंडन। और विखंडन का भी कौन सा भाग, बहुविखंडन या बहुखंडन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये मान लीजिए कोशिका है और कोशिका में क्या है, केंद्रक है। अब अमीबा के अंदर आपने क्या देखा था कि जो केंद्रक था वो 2 भागों में विभाजित होकर 2 केंद्रक हो गए थे। इसके अंदर क्या होगा, ये इसका कोशिका द्रव्य हो गया। इसमें क्या होगा, अपन किसका एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं, बहुविखंडन के अंदर प्लाज्मोडियम का। इसमें क्या होगा, जो कोशिका होगी उसके अंदर पहले एक कोशिका से बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे, बहुत सारे केंद्रक, संख्या फिक्स नहीं है, बहुत सारे केंद्रक बन जाएंगे। धीरे धीरे इन केंद्रक के चारों ओर क्या आ जाएगा, कोशिका द्रव्य। देखिए प्रोसेस वही है, बस केंद्रक की संख्या और जो नए जीव बनेंगे उनकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये केंद्रक हो गए और इनके अंदर जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ था वो कोशिका द्रव्य इन केंद्रकों के चारों ओर आ जाएगा। तो इस स्टेप के अंदर इस केंद्रक के चारों ओर ये कोशिका द्रव्य, फिर इसके चारों ओर ये कोशिका द्रव्य, ऐसे ही बहुत सारे जो केंद्र होंगे उसके चारों ओर कोशिका द्रव्य आ जाएगा और फिर यही प्रोसेस होगी। अब इसमें यहाँ पर क्या होगा कि ये जो कोशिका झिल्ली होगी, ये कोशिका झिल्ली, अच्छा धीरे धीरे इनके चारों ओर भी क्या बनने लग जाएगी, कोशिका झिल्ली बनने लग जाएगी, ऐसे ये बनने लग जाएगी। अब नेक्स्ट में क्या होगा कि ये कोशिका झिल्ली जो होगी वो फटेगी और ये कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाएं जो होगी वो इनसे बन जाएगी। ठीक है, बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी और जो कोशिकाएं होंगी उनमें प्रत्येक में एक एक केंद्रक आ जाएगा और उनके चारों ओर क्या आ जाएगा, कोशिका द्रव्य आ जाएगा। इस तरह से आ रही है बात समझ में। ये अमीबा से किस प्रकार से भिन्न है, पहली चीज तो इसके अंदर क्या हुआ, एक केंद्रक विभाजन करके बहुत सारे केंद्रकों में बदल गया, जबकि अमीबा के अंदर यानी कि द्विविखंडन में 2 केंद्रक ही बनते हैं। ठीक है, फिर अगर केंद्रकों की जितनी संख्या होगी उतनी ही कोशिकाएं बनेगी। उसमें 2 केंद्रक थे तो उसमें 2 कोशिकाएं बनी, इसमें बहुत सारे केंद्रक बन रहे हैं तो उसमें बहुत सारी कोशिकाएं बन जाएगी। आपको एग्जाम्पल क्या लर्न करना है इसका, केवल और केवल प्लाज्मोडियम। हाँ, प्लाज्मोडियम के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, वो भी आप लर्न कर सकते हो। मैंने जो आपको नोट्स दिए हैं उसके अंदर ये आपको दिख जाएंगे इसके एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने जो भी पढ़ा आप इसे रिवाइज कीजिएगा। इसमें कोई भी समस्या दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए क्योंकि बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका आंसर फटाफट से कर लूँगी। ठीक है, या तो अगली क्लास के अंदर या फिर उसी के नीचे जो कमेंट होगा उसी में आपको आंसर कर दूंगी। ठीक है, लगातार बने रहिए और इन क्लासों को अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि घर पे बैठे हैं सभी का नुकसान हो रहा है। इससे अच्छा कि आप कुछ पढ़िए और बहुत ही अच्छा मैटर मिलने वाला है आपको यहाँ पर। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें क्योंकि जब तक अच्छे व्यूज़ नहीं आएंगे तब तक एनर्जी नहीं आएगी, है ना। तो एनर्जी लाने के लिए अच्छे से इसको सब्सक्राइब करें और सभी को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।